हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सारस्वत। और आपने कल की क्लास में देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का थियरी कंसेप्ट जो होंगे उसको समझना, क्योंकि उस पर ही बेस्ड आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले इन कंसेप्ट को समझना, देन उसके बाद इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो इस यूनिट में क्या करना है आपको, हम लोग देखते हैं क्या होता है पार्टनरशिप। तो आपको क्या लगता है पार्टनर क्या होगा? यही ना कि दो लोग तीन लोग मिलेंगे और अपने अकॉर्डिंग कुछ प्रॉफिट रेशियोस बना लेंगे और उसमें काम करेंगे। यस, यही एक्चुअली पार्टनरशिप का मतलब होता है। आप समझते हैं पार्टनरशिप बाकी फॉर्म्स जो होते हैं उनसे डिफरेंट क्यों होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं एकल व्यवसाय, जिसके अंदर आप ही सब कुछ होते हो, आप ही ओनर होते हो। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में लॉस होता है तो आप ही उसको, उसकी लायबिलिटी जो आती है वो आपको पे करनी होती है। ठीक है, आपके पास जितना पैसा है आप उतना ही लिमिटेड पैसा लगा करके आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। पर अगर आप पार्टनरशिप कर लो, अगर आप पार्टनरशिप फर्म को स्टैब्लिश कर लो, तो उसमें क्या होगा, आप बाकी लोगों को लेकर के आ सकते हो। हाँ, पर इसका एक क्या बोलेंगे, उसका एक डिमेरिट ये है कि आपका जो प्रॉफिट है, आप जो हार्डवर्क कर रहे थे उसमें आपको शेयर करना पड़ता है। पर लेकिन आप सोचो, आप अगर पहले आपका टोटल कैपिटल जो था वो 10 लाख रुपीज का था। ठीक है, 10 लाख रुपीज का आपका टोटल कैपिटल था। अब आपने तीन पर्सन जो हैं उन्होंने मिलके 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख का कैपिटल लेकर के आए। ठीक है, अब आपकी फर्म के पास टोटल 30 लाख का कैपिटल है। तो क्या लगता है आपको लॉस होगा? आपका प्रॉफिट शेयर किया आपने, उल्टा अब पता है क्या होगा, अब तीनों मिलाकर के आपकी फर्म को चलाएंगे, डिसीजन लेंगे, प्लस आपकी फर्म जितना सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अर्न कर रही थी उससे 3 टाइम मोर अर्न करेगी पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, जो मशीनरी आपको पहले बाय करनी थी वो आप कुछ पैसों की वजह से, लोन ना ले पाने की वजह से, या आपके पास में फंड्स नहीं थे तो आप रुक रहे थे लेने के लिए, पर आपके पास अब फंड्स हैं तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बड़ा करोगे, आप अपनी मशीनरी को बाय करोगे, और जो जो नेसेसिटी आपके बिजनेस के लिए थी वो सारी आप लाने की कोशिश करोगे। तो कुल मिलाकर के पार्टनरशिप एक अच्छा ऑप्शन होता है बिजनेस इंटरप्राइज के पास में ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो जो आपके पास में मैनेजर स्किल्स होती हैं, आप खुद जितना आपके पास में स्किल्स हैं वो लगा सकते हो। पर पार्टनरशिप होने के से क्या होता है कि तीन पार्टनर्स हैं, मान लो तीनों पार्टनर अपने अपने एरिया में मास्टर्स हैं, तो उनके पास में उस एरिया का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो लोग उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने की स्ट्रेटेजी, अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ये सब स्किल्स उन तीनों के पास में है। तो वो तीनों मिलकर के अपने बिजनेस को एक अच्छे स्केल पर ले जा सकेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्या होता है पार्टनरशिप। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मीनिंग देखते हैं क्या होता है। पहले तो देख लिया हम लोगों ने पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर दैट इज एन association of two or more person coming together to carry on a business with a view of share or profit and loss। मतलब जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट ही होता है, अगर आपके डिसीजन कहीं गलत हो जाते हैं तो आपको लॉस भी बेयर करना पड़ता है। तो जिस जैसे आप पार्टनरशिप में प्रॉफिट के लिए साथ में थे, वैसे ही आप पार्टनरशिप के अंदर
लॉस में भी साथ में होते हो। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नोट कर लेना इसको, पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं और कंपनीज एक्ट 2013। अब आप बोलोगे सर हम तो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें कंपनीज एक्ट कैसे आ? कंपनीज एक्ट ने अमेंडमेंट किया पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। जो कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, उसके जो अमेंडमेंट हुआ 2014 के अंदर, उसका अमेंडमेंट कब हुआ? 2014 में। तो उसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर जो मेंबर्स थे उनकी मैक्सिमम मेंबर की लिमिट कर दी 50 मेंबर्स की। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? हम दो हमारे सॉरी 50, हम दो हमारे 50। ठीक है, मिनिमम कितने? 2, मैक्सिमम 50। आपको पहला पॉइंट क्या है इसमें? आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि मिनिमम मेंबर्स 2 हैं तो मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो कितने लिखोगे? 50। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने क्या देखा कि 2 और 2 से ज्यादा पीपल लोग मिलकर के आते हैं और एक बिजनेस को रन करते हैं, जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट वो शेयर कर लेंगे, और लॉस होता है तो लॉस भी, जितना प्रॉफिट जो उन लोगों ने बांट रखा है अपना, उस रेशो में वो लोग उस लॉस को डिवाइड कर लेंगे। और हाँ, पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। इस बात को लिख लेना, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है आपको कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, जीरो होती है या नन। उसमें आपको क्या मार्क करना है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अब हम लोग ने देख लिया पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। तो पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स, अब जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, न्यू मोबाइल परचेस करते हैं, लैपटॉप परचेस करते हैं, तो उसके फीचर्स देखते हैं ना फोन के, कि कितना मेगापिक्सल कैमरा है, साउंड क्वालिटी कैसी है, कितना रैम है, कितना जीबी इंटरनल है, कितना जीबी एक्सटर्नल है। तो वैसे ही पार्टनरशिप फर्म के भी फीचर्स होते हैं। अब कौन से फीचर्स होते हैं, अब देखते हैं वन बाय वन। पहला क्या होता है? डिस्क्लोजर। मतलब, हाँ, पहला हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले होता है रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना। पार्टनरशिप फर्म जो होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है अंडर एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर पार्टनरशिप डीड बनती है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं सारे पार्टनरशिप के। वो हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। वो उसमें क्या प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए वो भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो पहले पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना, उसका रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, उसके बाद में आते हैं जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पार्टनर्स की जॉइंट ओनरशिप होती है। अगर पार्टनर्स ने अब दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपना रेशो 5:5 कर रखा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट जो भी आएगा उसका वो लोग 50-50 कर लेंगे। तो दोनों की जॉइंट ओनरशिप होती है, और मैनेजमेंट के अंदर वो लोग डिसीजन लेने के लिए जॉइंटली कैपेबल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट जो होते हैं वो भी एक तरह से पार्टनर्स ही कहलाते हैं। अब प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या होता है, अब समझाता हूं आपको क्या होता है। मान लो आप एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हो, क्या करती को देखते हो, और किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, और आपका काम है प्रॉपर्टी, दो लोगों के मिलके इनकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है और इनको सेल करनी है। तो इन दोनों के बीच में जो काम होता है, जो डील होता है, वो करवाता है एजेंट। ठीक है, अब समझ में आ गया एजेंट क्या होता है? दो प्रॉपर्टी के बीच, दो पर्सन्स के बीच में जो
डील करवा के देता है और उस पर वो कमीशन चार्ज करता है, वो कहलाता है एजेंट। अब प्रिंसिपल क्या होता है? अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप क्या होता है। मान लो आप एक बिजनेस के ओनर हो, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो बिजनेस के ओनर हैं। मिस्टर ए ने बोला है कि मैं यहाँ पर एक शॉप खोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर एक शॉप खोल रहा हूँ, ठीक है। ड्राइंग खराब है मेरी। मैं यहाँ पे एक शॉप खोल रहा हूँ और यहाँ पर शॉप पर मिस्टर बी को मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पर बैठिए। बिजनेस, ये पूरा बिजनेस जो है ये मिस्टर ए का ही है, और मिस्टर बी को बोला है कि आप यहाँ पर बैठिए और ये बिजनेस में सेल्स के डिसीजन लूंगा मैं ही, लेंगे मिस्टर ए ही डिसीजन सारे, पर सेल करवाना और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है उनको देखना, एम्प्लॉयज का सैलरी प्रॉपर टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब करना, ये सब जो होगा ये कौन करेगा? मिस्टर बी करेंगे, ठीक है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि आप बिंदास सेल करिए, बिंदास परचेज का ऑर्डर करिए, ठीक है। और पर इस महीने की परचेज 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसने बोला? मिस्टर ए ने। मिस्टर बी ने बोला ओके। तो इस केस में मिस्टर ए जो है उसके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, और मिस्टर बी जो है वो एजेंट है। मतलब कैसे? मिस्टर ए जब तक मिस्टर ए ने जो बोला है और उसको इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? मिस्टर बी का काम है। मतलब प्रिंसिपल सुपीरियर होता है, एजेंट उसके अंडर काम करता है, ठीक है। तो एजेंट का काम होता है प्रिंसिपल के द्वारा दिए गए ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना और करवाना, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। अब क्या आता है? डिसोल्यूशन। मतलब पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है वो भी बताए गए हैं, फीचर बताए गए हैं फीचर के अंदर। अब आता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो होती है एक एग्रीमेंट होती है। एग्रीमेंट मतलब एक डीड होती है जहां पर दो तीन जितने पार्टनर्स हैं वो एग्री होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पर और मिलकर के एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड ही एग्रीमेंट कहलाता है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये दो तरीके से होता है, एक तो ओरल होता है, एक रिटर्न होता है। पर ज्यादातर पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं वो रिटर्न पार्टनरशिप डीड को, रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही फॉलो करती हैं, क्योंकि उसमें सारे प्रोविजंस लिखे होते हैं। जब पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होगी, जब पार्टनरशिप का पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का रेशियो क्या होना चाहिए, ये सब पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है, ठीक है। अब हमने देख लिया एग्रीमेंट, देख लिया प्रिंसिपल एजेंट, वापस आ गया, ये हमने देख चुके हैं। लॉफुल बिजनेस जो पार्टनरशिप डीड है वो एक लॉफुल लीगली बननी चाहिए, ठीक है, इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए, मान लो किसी पर्सन को मारना है तो उसको मारने के लिए पार्टनरशिप बना डीड कर ली, तो ये नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, लॉ के द्वारा बना होना चाहिए, ठीक है। और उसका एक मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट जो होता है, लॉस जो होता है, उसको शेयर करना ही एक पार्टनरशिप के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद में लायबिलिटी, देखो बताया था ना मैंने, लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। मान लो कल के दिन अगर बिजनेस का दिवालिया हो जाता है तो बीबी के गहने, घर के बर्तन सब बेचने पड़ जाते हैं उस पार्टनर को, उस पार्टनरशिप को, का जो लायबिलिटी है उसको चुकाने के लिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप के अंदर पास की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अब यही सारे पॉइंट जो है नीचे दिए गए हैं, आप इनको एक बार रीड आउट कर लेना, और कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अब देखते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड क्या होती है।
पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने बताया आपको कि एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। इस तरीके का पार्टनरशिप का फॉर्मेट होता है। 100 रुपए के बॉन्ड पेपर जो होता है उस पर वो लोग लिखवा के लेते हैं, लिखते हैं, ठीक है, और सारे पार्टनर उस पर अपनी साइन करते हैं। एक विटनेस भी होता है। कल की क्लास में आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा पार्टनरशिप डीड का, उसमें कंटेंट क्या होता है वो भी बता दूंगा, वो तो हम लोग आज भी देख लेंगे। पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले ऊपर लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये एग्रीमेंट बताया ना, एग्रीमेंट होता है इसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद पार्टनर्स के बीच में किस किस रेशो में प्रॉफिट बटेगा, उसके बाद पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन के वक्त क्या क्या प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे, उसके बाद कैपिटल जो है वो कितनी कितनी लेकर के कौन आएगा, उसके बाद कैसे कैसे उनको लोन, पार्टनर्स को कभी लोन रिक्वायर्ड होता है तो वो कैसे कितना दिया जाएगा, कितना उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये सारे प्रोविजन जो होते हैं वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे होते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड वो डीड होती है जिससे पार्टनरशिप फर्म स्टैब्लिश होती है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या है कि अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कॉल्ड द पार्टनरशिप। समझ में आया? अभी ये बताया था मैंने आपको, कंटेन द आइटम एंड कंडीशन वेयर आर एग्री अपॉन बाय ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर के द्वारा एग्री करे गए वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। एन एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल, बट व्हेन इट्स कॉल्ड अ डीड, जब वो रिटर्न होंगे तभी वो डीड कहलाएंगे। अब अगर दो पार्टनर्स ने ओरली कम्युनिकेट कर लिया और बोला कि हम लोग इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे तो वो चला सकते हैं, पर मेजरली जब अगर वो पेपर पर लिखे होंगे और वो पेपर कहलाएगा पार्टनरशिप डीड, ठीक है। A partnership act doesn't make it compulsory to have a written agreement, पर पार्टनरशिप एक्ट जो है वो बोलता नहीं है कि आपके पास कोई रिटर्न एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ये लोग अपनी सहूलियत के लिए ही डीड बना लेते हैं कि कल को अगर कुछ पार्टनर्स के बीच में अनबन होती है तो उस वक्त ये सारे पार्टनरशिप के डीड के सारे जो प्रोविजन हैं वो फॉलो होंगे और उससे पूरा एक रियल डिसीजन निकल करके आएगा। हम लोग देखते हैं कि कंटेंट क्या होता है पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या लिखा होता है। तो पहला होता है नेम एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। जो बिजनेस है उसका नाम होगा, मान लो XYZ है तो उसका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में उस फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन बिजनेस क्या है उसका बारे में लिखा होगा। मान लो वो शूज मैन्युफैक्चरिंग करती है, सॉरी मान लो वो कुछ शूज मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसका नाम, उसका बिजनेस, मेन बिजनेस क्या है वो लिखा आएगा यहाँ पर, शूज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद में नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने एज के बाद पार्टनर रिटायर होंगे, ठीक है, वो सब भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। तो जितने पार्टनर उसमें इनिशियली जब पार्टनरशिप फॉर्म, उस वक्त जो पार्टनर्स उसमें थे उनका नाम आएगा और उनका एड्रेस आएगा और उनके एड्रेस के साथ साथ उनका ड्यूरेशन कितने साल तक का है वो सब भी उसमें मेंशन होगा। तो पहले हमने क्या देखा, नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एड्रेस एंड उसका मेन बिजनेस। सेकंड क्या है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना है वो आएगा। एंड थर्ड में आएगा कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पार्टनर्स के द्वारा कितनी कितनी कैपिटल बिजनेस में लेकर के, पूंजी कितनी लेकर के आए हैं वो लोग बिजनेस के अंदर, वो सब मेंशन होगा किसके अंदर, इस पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। उसके बाद रेशो इन विच प्रॉफिट आर
टू बी शेयर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है पार्टनरशिप के अंदर, वो सब किस में लिखा जाएगा कि किन पार्टनर्स के बीच में, इन पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो शेयर किया जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होते हैं ना, वो सब लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, अगर साइलेंट मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं बता लिखा गया है कि क्या पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में जो रेशो है वो नहीं बताया गया है, तो उस वक्त इक्वली बांट दिया जाता है पार्टनर्स के अंदर। ठीक है। अब आता है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के अधिकार क्या है, राइट्स क्या है, क्या ड्यूटीज है, उनके क्या कर्तव्य हैं, और क्या उनकी लाइबिलिटी है, वो सब लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है। प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स के एडमिशन के लिए, अगर कोई पार्टनर को एडमिट करना है तो क्या प्रोविजंस होंगे, किसी पार्टनर को रिटायर करना है तो क्या प्रोविजंस होंगे, प्रोविजन मतलब क्या रूल्स होंगे। ठीक है। और क्या क्या, अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस होंगे, वो सब हम लोग किस में नोट डाउन करते हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर नोट डाउन करते हैं। उसके बाद में क्या आएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल लोन एंड ड्राइंग। रेट क्या होना चाहिए, कितना रेट होगा पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स का, अगर वो लोन लेते हैं तो, कोई ड्राइंग करते हैं तो, या फिर वो अगर कैपिटल लेकर के आते हैं तो। ठीक है। उन पर क्या रेट रहेगा वो डिसाइड होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसके बाद में सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन इफ पेबल टू एनी पार्टनर। किसी पार्टनर को अगर कोई सैलरी पे की जा रही है या कोई कमीशन पे किया जा रहा है तो वो भी उसमें मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म। फर्म जब डिसोल्यूट होगी, जब फर्म जब खत्म होती है तो उस वक्त सेटलमेंट कैसे होता है अकाउंट्स के बीच में, वो भी सारे प्रोविजंस जो है पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। ठीक है। उसके बाद में मेथड्स ऑफ सेटलमेंट, डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर। पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई वाद विवाद है, कोई लड़ाई है, तो उसको सॉल्व करने के भी प्रोविजंस जो होते हैं, मेथड्स जो होते हैं, वो पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। उसके बाद में एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द क्या कंडक्ट ऑफ बिजनेस, से रिलेटेड जो भी अदर प्रोविजंस जो लगता है उनको कि ये नोट डाउन कर लेने चाहिए, वो उस समय वो लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे टोटल 11 पॉइंट्स हैं जो कि मेजरली पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे होते हैं। तो ये आप एक बार गो थ्रू करना, इनको लर्न करना, क्योंकि इसमें से इससे बेस्ड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, क्या कंटेंट होता है, तो वहां पर आपका क्या आएगा, नेम होता है। ठीक है। और उसका एड्रेस होता है। तो ये इस बेस पर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो लोग डिजाइन कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का महत्व क्या है, इसमें हम लोग, अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, पहले वापस रिवीजन करते हैं एक बार। हमने देखा पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन देख लिया कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका लिमिटेड फंड होता है, पर उससे अलग अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो। पार्टनरशिप के अंदर आपके पास में फंड ज्यादा आता है, आप प्रोडक्शन ज्यादा कर पाओगे, और आपके पास में डिसीजन लेने के पर्स भी ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, और अगर आपके पास दो पार्टनर और आ रहे हैं, वो अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, कोई पर्सन प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड है, कोई पर्सन मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड है, कोई पर्सन फाइनेंसिंग के अंदर स्पेशलाइज्ड है, तो वो सब अपनी अपनी स्किल्स को यूज करके बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। वो एक तो वो अपनी स्किल यूज कर रहे हैं, और वो लोग फंड्स भी लेके आ रहे हैं कैपिटल के रूप में। तो उससे आपके पास में आपकी जो नेसेसिटी की जो यूजेस हैं वो सारे आप फुलफिल कर सकते हो। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप का, याद होगा आपको बताया था मैंने। उसके पार्टनरशिप क्या होती है, तो दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, हम दो, हमारे पांच, हमारे 50, ये वाला मैंने बताया था आपको। और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है। उसके बाद उसके फीचर्स देखे थे हम लोगों ने, क्या क्या थे, तो रजिस्ट्रेशन, जॉइंट ओनरशिप, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एजेंट। उसके बाद रेजोल्यूशन होना कैसा होता है पार्टनर्स का,
पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट क्या है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद में पार्टनरशिप डीड देख लिया, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होता है, तो 11 पॉइंट देख लिए सारे हम लोगों ने, वो सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए ओरली, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज अ रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, बराबर। कि पार्टनरशिप डीड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, कि उसमें सारे उसके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं उस बिजनेस के, ठीक है। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशन अमंग द पार्टनर, इसके बेसिस पर ही पार्टनर्स का म्यूचुअल म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनर्स के बीच। उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है, रेगुलेट द राइट ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ द फर्म। उसके बाद क्या बोलता है, डीड पार्टनर डिस्प्यूट इज इन फ्यूचर में बी अवॉइड। अगर पार्टनरशिप डीड होता है, अगर आपने ओरली म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग आपने कोई पार्टनरशिप फर्म स्टैब्लिश कर ली होती है, और कल को मान लो आप में से कोई एक पार्टनर बोलता है कि नहीं ये बात तो नहीं हुई थी, तो उस वक्त आप दो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी पॉसिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। और वहीं अगर आप पार्टनरशिप डीड बना करके उस पर पूरे प्रोविजंस लिखते हो, पूरे ड्यूटीज लिखते हो, पूरी लाइबिलिटी लिखते हो, पूरी राइट्स लिखते हो, अगर आपके कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो लिखते हो, तो उससे क्या होगा, जिस वक्त पार्टनर भी डिस्प्यूट होगा उस वक्त पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजंस लिखे हुए थे वो आपको डिस्प्यूट होने से बचा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बोलता है ये, इट्स ऑलवेज इन फेवर, ठीक है, हो गया। टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट दैट इज पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय द ऑल पार्टनर एंड साइंड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। पार्टनरशिप जो डीड होती है वो सारे पार्टनर द्वारा साइन की जाती है, और उसके साथ में एक विटनेस भी होता है, उसकी साइन भी वहां पर रिक्वायर्ड होती है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, उसके प्रोविजंस के हिसाब से पार्टनरशिप डीड बनती है, जो कि हमने देख लिया क्या कंटेंट होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब क्या है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, वो प्रोविजंस जो हैं वो हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अपने सेशन को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल क्या हैं, और उसके बाद में जो मेथड्स है, फिक्स कैपिटल मेथड है और कौन सा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, ये मेथड हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप को देखा कि क्या कंटा है, उसी हिसाब से प्रोविजन बताए गए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे बटेगा। इफ अ पार्टनर डीड इज साइलेंट, बताया था मैंने, अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन द प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा अमंग द पार्टनर्स इज इक्वल रेशियो। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट, साइलेंट मतलब कि उसमें पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो होना चाहिए, जिस रेशियो में बटेंगे, वो मेंशन ही नहीं करे गए थे, या फिर आपने ओरली पार्टनरशिप कर ली थी, पार्टनरशिप स्टैब्लिश कर ली थी, तो उस वक्त पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगी, तो जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आया, प्रोविजन समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग करते हैं उस पर इंटरेस्ट कैसा, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ यदि द इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। इसका मतलब बोला है कि जो डेट नहीं दी गई है ड्राइंग की इन द गिवन एवरेज ऑफ 6 मंथ की नहीं दी गई है, तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्राइंग पर, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन, पार्टनर्स जो लोन लेते हैं उस पर क्या इंटरेस्ट होता है, तो इफ द पार्टनर्स प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट, सॉरी लोन देते हैं, इफ द पार्टनर प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज लोन, अगर मैं पार्टनर हूं किसी बिजनेस के अंदर और मैंने अपने बिजनेस को लोन दिया है, तो उस पर क्या इंटरेस्ट होता है वो देखते हैं, लोन, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट
on is not given, then 6% per annum interest is allowed. इसका मतलब हुआ कि पार्टनरशिप डीड जब बना रहे थे आप और आप भूल गए कि कोई पार्टनर अगर लोन देगा फर्म को तो उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, वो आपने लिखा नहीं पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो कोई बात नहीं है, 6% आप पर एनम इंटरेस्ट दे सकते हो पार्टनर को। समझ में आ गया? इसको बिंदु खत्म करते हैं फिर ना। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। मतलब जो कैपिटल लेकर के आए हैं पार्टनर्स, उनको जो इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर, उसके बारे में अगर नहीं लिखा है तो भैया नहीं मिलने वाली इंटरेस्ट तुम्हें। नॉट अलाउड बोल दिया, क्लियर साहब बोल दिया, नॉट अलाउड। ओके। सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर क्या बोलता है? एज पर द प्रोविजन मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी रेम्युनरेशन, आया समझ में, इज टू बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर फर्म के लिए कोई एक्स्ट्रा काम किया है तो ना उसको सैलरी मिलेगी, मिलेगा ना, कमीशन मिलेगा ना, उसको अलाउंस मिलेगा अगर उसने कोई एक्स्ट्रा काम किया है फर्म में। यहां तो समझ में आया? हाउएवर यदि इफ एनी प्रोविजन इज मेड इन पार्टनरशिप डीड, देन पार्टनर्स आर entitled to get the commission or salary as per the agreement। अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया गया है सैलरी के बारे में या कमीशन के बारे में तो वो इंटाइटल हो जाते हैं। उस वक्त तो बोलेंगे भैया हमें तो चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। ठीक है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के वक्त क्या प्रोविजंस होते हैं? एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। कोई बाहर के व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होगा, सबका ये बोलना नहीं होगा कि हाँ हमको एक्सेप्ट है, इसको पार्टनर बना सकते हो, तब तक उसको पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई होगी तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे वीडियोस तो देख लेते हैं मेरी पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिससे कि इस फ्री कोर्स के बारे में लोगों को मालूम पड़े और वो लोग बाहर कोचिंग क्लासेस में पैसा ना वेस्ट करें, अपने पेरेंट्स के पैसे को सेव करें और इससे समझें। इससे रिलेटेड जो नोट्स मैं बना पाऊंगा वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर क्लास कब होती है कब नहीं होती उसका मैं अपडेट कर देता हूं। कुछ दिन बाद में हम लोग यूट्यूब पर लाइव सेशन करेंगे। ठीक है। तो वहां पर आप लाइव सेशन होगा तो वहां पर आप आपके डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग देखेंगे मैथड्स ऑफ। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।